प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। पत्नी भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। सेठ के घर के बगीचे में एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे त्रिवेणी नामक एक दिव्य गाय रहती थी। सेठ और सेठानी दोनों उस गाय की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे क्योंकि वह गाय कई सालों से उस वटवृक्ष के पास रह रही थी। सेठ हर रोज गाय को घर का भोजन देते थे और गाय भी उनसे बहुत स्नेह करती थी। दोस्तों, गौ माता बहुत खुश थी क्योंकि सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात उसे बता दी। सेठ ने कहा, भाग्यवान, मैं अनाज का धंधा करता हूं। मैं रामपुर की घाटी से अनाज खरीदता हूं और उसे महंगे दामों में बेच देता हूं। दोस्तों, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है, तो वे सब लोग भी अनाज का धंधा करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा व्यापार बैठ जाता है। ये देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी त्रिवेणी नामक दिव्य गाय वहां आती है और कहती है, अरे सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ कहता है, हे गौ माता, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। तब गौ माता कहती हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हां गौ माता, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। अब गौ माता को सारी बात समझ में आ जाती है। गौ माता कहती हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हो, यह 4 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब गौ माता अपनी कहानी प्रारंभ करती हैं और कहती हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। गरीबी उस आदमी के लिए एक अपमानजनक दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं, शाम को खा लें तो सुबह की नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाएं। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था, तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। साथियों, गौ माता आगे कहती हैं, वह गरीब आदमी उस बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोते का घोंसला था। घोंसले में तोता के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह सांप इन बच्चों को खाने आया है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और उसकी पत्नी अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आता देख तोता के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं।
अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और तोते की पत्नी बहुत खुश होते हैं। तोता और उसकी पत्नी उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना आभारी बना लिया है। आप कौन हो और कहां जा रहे हो? तोता के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और उसकी पत्नी बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं। तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज यह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और तोते की पत्नी की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। दोस्तों, गौ माता आगे कहती हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और उसकी पत्नी निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और तोते की पत्नी की सेवा करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और उसकी पत्नी बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और उसकी पत्नी उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहां से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया, हे भाग्यवान, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और उसकी पत्नी की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। नगर के राजा माधव सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा माधव सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और उसकी पत्नी के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाएं और उससे कहें कि वह एक तोते का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें महान इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा माधव सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। साथियों, फिर गौ माता कहती हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं।
तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े मतभेद मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को न बताएं। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से न कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो। आगे वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा था, जहां वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता, तोते की पत्नी और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। हालांकि तोता और उसकी पत्नी जानते थे कि वह गरीब आदमी उनके पास क्यों आ रहा है। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और उसकी पत्नी कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तब तोता और उसकी पत्नी कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। दोस्तों, अब वह गरीब आदमी उनमें से तोते के एक बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है, हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। अब क्या होता है कि राजा माधव सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंचती है कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है, अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया है। तोता और उसकी पत्नी ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है, यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे पिता ने मुझे नगर से निकाल दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम इंदुमती था। राजकुमारी इंदुमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। राजकुमारी को देखकर राजकुमार पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। इधर राजकुमार राजकुमारी इंदुमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। तोता बोला,
मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगा कर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। मित्रों, अब तोता राजकुमारी इंदुमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी इंदुमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है, तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूं कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बनाते हैं। विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। मित्रों, आगे गौ माता कहती हैं, सेठ जी, उस राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है। उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाओ। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यही रहकर अपने ठीक होने का इंतजार करता हूं। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इस प्रकार से वह दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटाया था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दें, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। दोस्तों, उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी इंदुमती भी उसी पानी में बहती हुई पास के दूसरे राजा सूर्य प्रताप के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा सूर्य प्रताप जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा सूर्य प्रताप उसके करीब खड़ा है। राजा सूर्य प्रताप ने पहले ही राजकुमारी इंदुमती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी इंदुमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा।
इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। इंदुमती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहां आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहां से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा सूर्य प्रताप का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी इंदुमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। राजा सूर्य प्रताप को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा सूर्य प्रताप तो उसे अपना नौकर समझता था। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमारी इंदुमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगती थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहां दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने आया तो उसने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी इंदुमती ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहां फंसे हुए हैं और राजा सूर्य प्रताप को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहां से निकालकर तुम्हारे पिता माधव सिंह के घर पहुंचा देंगे। वही हुआ जो होना था। जब रात हुई तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो गए। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे राजकुमार अपने पिता माधव सिंह के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। इतनी कहानी गौ माता सेठ जी को सुनाती हैं और कहती हैं, देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। कई बार अपने ही कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए कुछ बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। गौ माता की कहानी सुनकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं, तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। घर की कोई भी गुप्त बात बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। सेठ की बात सुनकर सेठानी को अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कभी भी घर की ऐसी गुप्त बातें बाहर वाले से साझा नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे परिवार या व्यापार पर संकट आए। तो साथियों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।